नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी नेस्ट 1993 में। आज हम आपको लेकर चलेंगे प्राचीन मिस्र की उस शानदार और रहस्यमयी दुनिया में, जहां सुनहरे रेगिस्तान, विशाल पिरामिड और नील नदी की ठंडी बयारें आज भी एक बेमिसाल मोहब्बत और ताकत की दास्तां सुनाती हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी महिला की कहानी के लिए जिसने अपनी होशियारी, खूबसूरती और दमदार व्यक्तित्व से पूरे इतिहास को नया मोड़ दिया। हम बात करेंगे मिस्र की आखिरी फिरौन क्लियोपेट्रा की, वो रानी जिसने रोम के सबसे ताकतवर सम्राटों जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को अपना दीवाना बना दिया और मरते दम तक अपने साम्राज्य की रक्षा की कोशिश करती रही। दोस्तों, ये केवल प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता, लालच, विश्वासघात और फिर आत्मसम्मान की वो अद्भुत गाथा है जिसने सदियों से दुनिया को हैरान कर रखा है। क्लियोपेट्रा का प्रारंभिक जीवन 2000 साल से भी अधिक पहले 69 ईसा पूर्व में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में एक बच्ची का जन्म हुआ। इस बच्ची का नाम क्लियोपेट्रा 7 था और वो बड़ी होकर एक ऐसी रानी बनी जिसकी कोई बराबरी नहीं थी। लेकिन शासन करने से पहले वो सिर्फ एक छोटी लड़की थी जिसके मन में बड़े सपने थे। तो आज की इस अनोखी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि स्टोरी नेस्ट 1993 लाता है आपके लिए मिस्र की स्वर्ण रानी क्लियोपेट्रा की पूरी कहानी। क्लियोपेट्रा का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था जिसे टॉलेमिक राजवंश कहा जाता था। ये परिवार कई वर्षों से मिस्र पर शासन कर रहा था, लेकिन वे मूल रूप से मिस्र के नहीं थे बल्कि ग्रीस से आए थे। क्लियोपेट्रा के पूर्वज टॉलेमी प्रथम सिकंदर महान के सेनापतियों में से एक थे और सिकंदर की मृत्यु के बाद वे मिस्र के राजा बने। तो क्लियोपेट्रा का परिवार यूनानी और मिस्री दोनों था। क्लियोपेट्रा के पिता राजा टॉलेमी 12वें थे और उनकी माता शायद क्लियोपेट्रा पंचम थीं, लेकिन इतिहासकार इस बारे में पूरी तरह सुनिश्चित नहीं है। क्लियोपेट्रा एक महल में विलासिता से घिरी हुई बड़ी हुई। उनके पास नौकर, सुंदर कपड़े और बेहतरीन शिक्षा थी। लेकिन शाही परिवार में जीवन उतना आसान नहीं था जितना लगता था। हमेशा खतरा बना रहता था। परिवार के सदस्य सत्ता के लिए लड़ते थे और कभी-कभी राजा या रानी बनने के लिए एक दूसरे को मार भी डालते थे। बहुत छोटी उम्र से ही क्लियोपेट्रा ने सीख लिया था कि ज्ञान ही शक्ति है। अपने समय की अधिकांश महिलाओं के विपरीत क्लियोपेट्रा ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। उन्होंने कई भाषाएं सीखीं, जिनमें यूनानी, लैटिन, मिस्री और यहां तक कि हिब्रू भी शामिल थी। कहा जाता है कि वो कम से कम 7 भाषाएं धारा प्रवाह बोल सकती थीं। ये दुर्लभ था और उन्हें बहुत खास बनाता था। क्लियोपेट्रा हर चीज के बारे में उत्सुक रहती थीं। उन्होंने विज्ञान, गणित, साहित्य और राजनीति का अध्ययन किया। वो सिर्फ एक रानी नहीं बनना चाहती थीं जो ताज पहने, वो एक बुद्धिमान और शक्तिशाली शासक बनना चाहती थीं। लेकिन उनके पास एक और गुप्त हथियार था, आकर्षण। क्लियोपेट्रा न केवल बुद्धिमान थीं, बल्कि बहुत आत्मविश्वासी भी थीं। लोग कहते थे कि उनकी आवाज बहुत सुरीली थी, जो किसी का भी दिल जीत सकती थी। लेकिन उनका बचपन पूरी तरह सुखद नहीं था। उनके पिता राजा टॉलेमी 12वें एक मजबूत शासक नहीं थे। मिस्र के बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो कमजोर थे और बहुत अधिक पैसा खर्च करते थे। कभी-कभी क्लियोपेट्रा के परिवार को सुरक्षित रहने के लिए मिस्र छोड़ना पड़ता था। क्लियोपेट्रा ने कम उम्र में ही सीख लिया था कि शासक होने का मतलब है कई दुश्मनों का सामना करना। जब क्लियोपेट्रा लगभग 14 साल की थीं, उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उनकी मां गायब हो गईं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई, जबकि अन्य मानते हैं कि उन्हें मार दिया गया। क्लियोपेट्रा के पिता बीमार पड़ गए और जल्द ही क्लियोपेट्रा को सिंहासन के लिए लड़ना पड़ा। वो अभी भी एक किशोरी थीं, लेकिन वो पहले से ही रानी बनने की तैयारी कर रही थीं। क्लियोपेट्रा को दूसरे शासकों से अलग बनाने वाली चीज थी मिस्र के प्रति उनका गहरा प्रेम। हालांकि वो एक यूनानी परिवार का हिस्सा थीं, वो मिस्री परंपराओं का सम्मान करती थीं। वो टॉलेमिक शासकों में पहली थीं जिन्होंने मिस्री भाषा सीखी और उन्होंने खुद को देवी आइसिस के रूप में प्रस्तुत किया, जो मिस्री पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली देवी थी। जब तक क्लियोपेट्रा एक युवा महिला बनी, वो शासन करने के लिए तैयार थीं, लेकिन मिस्र पर शासन करना आसान नहीं होता। उनके परिवार के अंदर और बाहर दुश्मन थे। वो जानती थीं कि उन्हें बहादुर, चालाक और मजबूत बनना होगा, और इसी के साथ क्लियोपेट्रा की सत्ता में आने की कहानी शुरू होती है। किस्मत से इसी समय एक शक्तिशाली रोमन सेनापति जूलियस सीजर मिस्र पहुंचा।
सीजर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली लोगों में से एक था और क्लियोपैट्रा ने इसमें एक अवसर देखा। क्लियोपैट्रा ने सीजर से मिलने का फैसला किया, लेकिन वो जानती थीं कि उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें कुछ नाटकीय करना होगा। वो आसानी से महल में नहीं जा सकती थी क्योंकि उनके दुश्मन उन्हें रोक लेते। तो वो एक साहसिक और चालाक विचार लेकर आई। एक रात क्लियोपैट्रा ने अपने वफादार नौकर को खुद को एक बड़ी कालीन में लपेटने दिया। हाँ, एक कालीन में। फिर नौकर उस कालीन को उपहार के रूप में सीजर के कमरे में ले गया। जब कालीन खोला गया तो क्लियोपैट्रा प्रकट हुई, जो शानदार और आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी। जरा सीजर के आश्चर्य की कल्पना करें जब ये खूबसूरत बुद्धिमान युवती कालीन से बाहर निकली। क्लियोपैट्रा ने सीजर से आकर्षण और बुद्धिमत्ता से बात की। उसने उसे अपने संघर्षों, मिस्र के प्रति अपने प्रेम और एक महान रानी बनने के अपने सपनों के बारे में बताया। सीजर प्रभावित हुआ। उसने देखा कि क्लियोपैट्रा न केवल सुंदर थी बल्कि प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी भी थी। सीजर ने क्लियोपैट्रा को उनका सिंहासन वापस पाने में मदद करने के लिए सहमति दी। साथ में उन्होंने टॉलेमी 13वें और उसके सलाहकारों को हराने की योजना बनाई। क्लियोपैट्रा के दुश्मनों के पास सीजर और क्लियोपैट्रा की संयुक्त सेनाओं के सामने कोई मौका नहीं था। एक भयंकर युद्ध के बाद टॉलेमी 13वें की हार हुई और क्लियोपैट्रा मिस्र की रानी के रूप में बहाल हो गई। क्लियोपैट्रा रानी बनती हैं। क्लियोपैट्रा कोई साधारण युवती नहीं थी। जन्म से ही उनकी नियति शासन करना थी। लेकिन रानी बनना आसान नहीं था। ये खतरे, विश्वासघात और चालाक योजनाओं से भरा मार्ग था। आइए मैं बताता हूं कि क्लियोपैट्रा मिस्र की रानी कैसे बनी। जब क्लियोपैट्रा 18 साल की थीं, उनके पिता राजा टॉलेमी 12वें का निधन हो गया। अपनी वसीयत में उन्होंने घोषणा की कि क्लियोपैट्रा मिस्र पर शासन करेंगी, लेकिन अकेले नहीं। उन्हें अपने छोटे भाई टॉलेमी 13वें के साथ सिंहासन साझा करना था, जो केवल 10 साल का था। हाँ, प्राचीन मिस्र में भाई बहनों का एक साथ शासन करना आम बात थी, भले ही वे बहुत छोटे ही क्यों ना हो। लेकिन क्लियोपैट्रा अपनी शक्ति साझा नहीं करना चाहती थीं। वो मानती थीं कि वो अपने भाई से अधिक सक्षम और समझदार हैं। उन्होंने भाषाएं, इतिहास और राजनीति सीखी थी, जबकि उनका भाई सिर्फ एक बच्चा था जिसके पास कोई अनुभव नहीं था। क्लियोपैट्रा जानती थीं कि अगर वो मिस्र की रक्षा करना और उस पर उचित शासन करना चाहती हैं, तो उन्हें नियंत्रण लेना होगा। पहले तो क्लियोपैट्रा ने अपने भाई के साथ काम करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उनके सलाहकारों ने उनके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। सलाहकारों को एक मजबूत और बुद्धिमान महिला का मिस्र पर शासन करने का विचार पसंद नहीं आया। वे चाहते थे कि टॉलेमी 13वें के पास सारी शक्ति हो, क्योंकि उसे नियंत्रित करना आसान था। क्लियोपैट्रा का जीवन बहुत खतरनाक हो गया। उन्हें शाही महल छोड़कर रेगिस्तान में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जरा कल्पना करें, क्लियोपैट्रा, वैध रानी, गर्म और सूखे रेगिस्तान में केवल कुछ वफादार अनुयायियों के साथ भटक रही थी। उनके पास ना कोई घर था, ना कोई सेना, ना ही सिंहासन। लेकिन क्लियोपैट्रा हार मानने वाली महिला नहीं थी। निर्वासन में रहते हुए उन्होंने एक योजना बनानी शुरू की। वो जानती थीं कि वो अकेले अपना सिंहासन वापस नहीं ले सकती। उन्हें मदद चाहिए थी और उन्हें जल्दी सोचना था। लेकिन क्लियोपैट्रा सिर्फ अपना सिंहासन वापस पाने से संतुष्ट नहीं थीं। वो चाहती थीं कि मिस्र फिर से शक्तिशाली और सम्मानित बने। उन्होंने देश को मजबूत करने के लिए सीजर के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। नई नीतियां पेश की, व्यापार में सुधार किया और मिस्र और रोम के बीच एक मजबूत संबंध बनाया। क्लियोपैट्रा और जूलियस सीजर। क्लियोपैट्रा अब मिस्र की रानी थीं, लेकिन उनका जीवन शांतिपूर्ण होने से कोसों दूर था। उन्होंने जूलियस सीजर की मदद से अपना सिंहासन वापस पाया था, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं थी। ये प्यार, महत्वाकांक्षा और खतरे के बारे में भी थी। क्लियोपैट्रा और सीजर ने युद्ध के बाद काफी समय एक साथ बिताया। क्लियोपैट्रा सीजर की ताकत, बुद्धिमत्ता और सेनाओं का नेतृत्व करने की क्षमता की प्रशंसा करती थीं। सीजर क्लियोपैट्रा की सुंदरता, आकर्षण और चालाक दिमाग की प्रशंसा करता था। भले ही सीजर क्लियोपैट्रा से काफी बड़ा था, वो लगभग 52 साल का था, जबकि क्लियोपैट्रा केवल 21। उनका संबंध बहुत मजबूत था। क्लियोपैट्रा ने सीजर को मिस्र में रहने के लिए आमंत्रित किया और वो मान गया। साथ में उन्होंने अलेक्जेंड्रिया शहर की खोज की, नील नदी पर नौकायन किया और भविष्य के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बात की।
क्लियोपेट्रा ने सीजर को मिस्र की समृद्ध संस्कृति और इतिहास दिखाया और सीजर प्रभावित हुआ। उसने देखा कि मिस्र सिर्फ रेगिस्तान और पिरामिडों की भूमि नहीं थी, ये एक शक्तिशाली और धनी देश था जिसमें बड़ी संभावनाएं थीं। इस दौरान क्लियोपेट्रा गर्भवती हो गईं। 47 ईसा पूर्व में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने टॉलेमी सीजर रखा, लेकिन लोग उसे सिजेरियन कहते थे जिसका अर्थ है छोटा सीजर। क्लियोपेट्रा का मानना था कि सिजेरियन एक दिन मिस्र और रोम को एकजुट करेगा जिससे एक शक्तिशाली साम्राज्य बनेगा। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। क्लियोपेट्रा और सीजर के रिश्ते ने बहुत सारी समस्याएं पैदा की। रोम में बहुत से लोगों को सीजर का एक विदेशी रानी के इतने करीब होना पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि क्लियोपेट्रा सीजर के माध्यम से रोम पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। कुछ ने तो उसे एक खतरनाक प्रलोभिका कहा। सीजर रोम लौट गया, लेकिन उसने क्लियोपेट्रा को पीछे नहीं छोड़ा। उसने उसे अपने साथ आने का निमंत्रण दिया। क्लियोपेट्रा, जो हमेशा साहसी और निडर थी, मान गई। वो सिजेरियन और एक शानदार जत्थे के साथ रोम गई। जरा दृश्य की कल्पना करें। क्लियोपेट्रा सुनहरे रथों, विदेशी जानवरों और खूबसूरत मिस्री नौकरों के साथ रोम पहुंची। वो रोमनों को मिस्र का धन और शक्ति दिखाना चाहती थी। रोम में क्लियोपेट्रा ने भव्य दावतों में भाग लिया, महत्वपूर्ण रोमन नेताओं से मिली और यहां तक कि अपनी मिस्री शैली से रोम के फैशन को भी प्रभावित किया। लेकिन सभी ने उनका स्वागत नहीं किया। रोमन महिलाएं विशेष रूप से नाखुश थीं, क्योंकि क्लियोपेट्रा बहुत अलग थीं। वो आत्मविश्वासी, आकर्षक और अलग दिखने से नहीं डरती थीं। 44 ईसा पूर्व में कुछ भयानक हुआ। जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई। क्लियोपेट्रा तबाह हो गई। उसने अपना सबसे बड़ा सहयोगी और अपने बेटे के पिता को खो दिया था। सीजर के बिना रोम में उनकी कोई सुरक्षा नहीं थी। कई लोग उन्हें खतरा मानते थे। उन्होंने अपने नौकरों, अपने बेटे और सारे खजाने को इकट्ठा किया और वापस मिस्र भाग गईं। मिस्र लौटकर क्लियोपेट्रा मजबूत बनी रहीं। उसने सीजर की मौत का शोक मनाया, लेकिन उसे खुद को रोकने नहीं दिया। उसने बुद्धिमत्ता और साहस के साथ मिस्र पर शासन करना जारी रखा, अपनी सेना को मजबूत किया, अर्थव्यवस्था में सुधार किया और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी की। क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी। जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा का जीवन एक और रोमांचक मोड़ लेता है। ये अध्याय मार्क एंटनी से क्लियोपेट्रा की मुलाकात के बारे में है, जो रोम की सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक थे, और कैसे उनकी कहानी इतिहास की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक बन गई। रोम में अराजकता थी। कई शक्तिशाली पुरुष साम्राज्य पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे। उनमें से थे मार्क एंटनी, ऑक्टेवियन, सीजर का दत्तक पुत्र, और लेपिडस। उन्होंने रोम पर शासन करने के लिए द्वितीय त्रिमूर्ति का गठन किया, लेकिन वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। मार्क एंटनी एक बहादुर सैनिक और कुशल नेता थे, मजबूत, सुंदर और बहुत आत्मविश्वासी। उन्होंने क्लियोपेट्रा के बारे में सुना था, लेकिन वे कभी नहीं मिले थे। इस समय मार्क एंटनी मिस्र का समर्थन चाहते थे, क्योंकि मिस्र एक अमीर और शक्तिशाली देश था। दूसरी ओर क्लियोपेट्रा मिस्र को रोम की बढ़ती शक्ति से बचाना चाहती थी। वो जानती थीं कि एंटनी के साथ मजबूत गठबंधन बनाने से उन्हें ये हासिल करने में मदद मिल सकती है। एक दिन एंटनी ने क्लियोपेट्रा को तारसस, आधुनिक तुर्की में, उनसे मिलने का संदेश भेजा। क्लियोपेट्रा जानती थी कि एंटनी को प्रभावित करने का ये उनका मौका है, और उन्होंने कुछ अविस्मरणीय योजना बनाई। जब क्लियोपेट्रा तारसस पहुंची तो वो साधारण रानी की तरह नहीं आई। उन्होंने एक भव्य प्रवेश किया। वो एक सुनहरे जहाज पर सवार हुई, जिसमें चांदी के चप्पू और बैंगनी रंग के पाल थे। उन्होंने प्रेम और सौंदर्य की देवी एफ्रोडाइट के रूप में पोशाक पहनी और खुद को देवताओं और देवियों के रूप में तैयार सुंदर नौकरों से घेर लिया। हवा इत्र और फूलों की मीठी खुशबू से भरी थी। जब एंटनी ने क्लियोपेट्रा को देखा तो वो अचंभित रह गया। उसने अपने जीवन में उनके जैसा कोई नहीं देखा था। वो आत्मविश्वासी, बुद्धिमान और सुंदर थी। क्लियोपेट्रा ने एंटनी से आकर्षण और बुद्धि से बात की, और वो उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाया। वो मुलाकात उनके शक्तिशाली और भावुक संबंधों की शुरुआत थी। क्लियोपेट्रा ने एंटनी को मिस्र आने का निमंत्रण दिया, और उसने स्वीकार किया। अलेक्जेंड्रिया में उन्होंने शानदार दावतों, पार्टियों और खेलों का आनंद लेते हुए समय बिताया।
क्लियोपेट्रा ने एंटोनी को मिस्र की सुंदरता और समृद्ध संस्कृति दिखाई। वे हंसे, कहानियां साझा की और भविष्य के लिए योजनाएं बनाई। एंटोनी गहराई से क्लियोपेट्रा से प्यार करने लगा और वो भी उससे प्यार करने लगी। साथ में उन्होंने एक महान साम्राज्य बनाने का सपना देखा जो रोम और मिस्र दोनों पर शासन करेगा। उनका प्यार और मजबूत हुआ और उनके 3 बच्चे भी हुए। हालांकि रोम में उनके रिश्ते से बहुत से लोग नाखुश थे, खासकर ऑक्टेवियन। उसने क्लियोपेट्रा को खतरा बताया और आरोप लगाया कि उसने एंटनी को अपने आकर्षण से वशीभूत कर लिया है। एंटनी और ऑक्टेवियन के बीच तनाव बढ़ता गया और अंततः युद्ध हुआ। ऑक्टेवियन ने क्लियोपेट्रा और एंटनी को रोम के दुश्मन घोषित कर दिया और उनसे लड़ने के लिए अपनी सेना भेजी। क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी का पतन। क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी अपने प्यार, अपने सपनों और अपने राज्यों के लिए लड़ने को तैयार थे, लेकिन उनका अंतिम अध्याय विश्वासघात, दिल टूटने और साहस से भरा था। उनका सबसे बड़ा दुश्मन ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा और एंटनी को नष्ट करने के लिए दृढ़ था। वो मिस्र पर कब्जा करना और एंटनी को बढ़ने से रोकना चाहता था। ऑक्टेवियन की सेना मजबूत, अनुशासित और युद्ध के लिए अच्छी तरह तैयार थी। क्लियोपेट्रा और एंटनी ने ऑक्टेवियन का सामना एक महान नौसैनिक युद्ध में करने का फैसला किया, जिसे एक्टियन का युद्ध कहा जाता है। ये 31 ईसा पूर्व में ग्रीस के तट के पास हुआ था। क्लियोपेट्रा अपने मिस्री जहाज़ों का बेड़ा लेकर आई और एंटनी अपनी रोमन सेनाएं लेकर आया। साथ में उनका मानना था कि वे जीत सकते थे। लेकिन युद्ध के दौरान कुछ अप्रत्याशित हुआ। क्लियोपेट्रा का जहाज अचानक मुड़ा और दूर चला गया। कई लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा ने अपने बेड़े और खुद को बचाने के लिए पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन एंटनी ने उसके कार्यों को गलत समझा। उसे लगा कि क्लियोपेट्रा ने उसके साथ विश्वासघात किया है। दिल टूटने और भ्रमित होकर उसकी सेना बिखरने लगी। एंटनी की सेना ने उन्हें हरा दिया। एंटनी मिस्र लौटा। उन्होंने आखिरी बार एक साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन वे संख्या में कम थे। दिल टूटकर और ये मानकर कि क्लियोपेट्रा मर चुकी है, एंटनी ने अपनी तलवार पर गिरकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही वो मर रहा था, खबर आई कि क्लियोपेट्रा अभी भी जीवित थी। उसके नौकर उसे क्लियोपेट्रा के छिपने के स्थान पर ले गए और दोनों प्रेमियों ने अपने अंतिम क्षण एक साथ बिताए। एंटनी की मृत्यु क्लियोपेट्रा की बाहों में हुई। क्लियोपेट्रा जानती थी कि ऑक्टेवियन जल्द ही उन्हें पकड़ लेगा। वो उसे एक कैदी के रूप में रोम में परेड कराने की अनुमति नहीं देना चाहती थी। क्लियोपेट्रा गर्व और गरिमा वाली महिला थीं। उन्होंने अपने भाग्य पर नियंत्रण लेने का फैसला किया। अपने अंतिम क्षणों में क्लियोपेट्रा ने शाही वस्त्र और मुकुट पहना। किंवदंती के अनुसार उन्होंने एक जहरीले सांप एस को खुद को डसने की व्यवस्था की। सांप ने उन्हें डस लिया और क्लियोपेट्रा ने अपनी शर्तों पर अपना जीवन समाप्त कर लिया। जब ऑक्टेवियन पहुंचा तो उसने क्लियोपेट्रा को मृत पाया। वो चौंक गया, लेकिन उसके साहस से प्रभावित भी हुआ। क्लियोपेट्रा की मृत्यु ने मिस्र के राज्य के अंत को चिन्हित किया। ऑक्टेवियन ने मिस्र पर कब्जा कर लिया और ये रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। लेकिन क्लियोपेट्रा की कहानी वहां समाप्त नहीं हुई। उनके जीवन और एंटनी के साथ उनके प्यार की कथा महान बन गई। लोगों ने उनकी बुद्धिमत्ता, बहादुरी और दृढ़ संकल्प के लिए उनकी प्रशंसा की। वो सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वो ताकत, लचीलापन और साहस का प्रतीक थीं। क्लियोपेट्रा की कहानी हमें सिखाती है कि बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए भी हम मजबूत खड़े हो सकते हैं और जिस पर हम विश्वास करते हैं उसके लिए लड़ सकते हैं। उन्होंने कभी अपने सपनों या अपने देश को नहीं छोड़ा। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि महिलाएं शक्तिशाली नेता, विचारक और योद्धा हो सकती हैं। उनका जीवन दुखद रूप से समाप्त हो सकता है, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। क्लियोपेट्रा हमें याद दिलाती हैं, कभी हार न मानें, खुद पर विश्वास रखें और अपने भाग्य का नियंत्रण लें। उन्होंने साबित कर दिया कि अंधेरे क्षणों में भी हम साहस और गरिमा के साथ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, क्लियोपेट्रा की कहानी आपको मजबूत बनने, बड़े सपने देखने और डर को कभी भी आपको रोकने ना देने की प्रेरणा दे। वो निडर, बोल्ड और अविस्मरणीय थी। आपको ये अविश्वसनीय यात्रा कैसी लगी? क्या क्लियोपेट्रा की कहानी इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक नहीं है? उसका जीवन आपको याद दिलाए कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए, आपके पास उससे ऊपर उठने की शक्ति है।